हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव विद एकेडमी। तो मैं आपके साथ हाजिर हूं दोस्तों एक सीरीज के साथ जिसका नाम है कैरुथर सीरीज। इस सीरीज में मैं इस विलियम्स कैरुथर की किताब को आपके साथ एक एक एग्जाम्पल को डिस्कस करूंगा, एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा ताकि ये पूरी की पूरी कैरुथर की जो किताब है जिसमें कई सारे चैप्टर्स हैं, इन किताबों को हम अच्छे से पढ़ सकें। मैंने इस किताब को इसलिए चुना है क्योंकि ये किताब हमारे नेट के एग्जाम के लिए, गेट के एग्जाम के लिए एक रेफरेंस किताब की तरह काम करती है और बहुत सारे सवाल इस किताब से हमें एग्जाम में डायरेक्ट भी मिलते हैं। पर इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, इनके जो क्वेश्चंस हैं, उनसे जो चीजें हमें समझ में आती हैं वो काफी मदद करती हैं हमें ऑर्गेनिक को सीखने और समझने में। और एग्जाम में हमें क्वेश्चन जो अप्रोच करने होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें ये कैरुथर की किताब हमें समझाती है। तो इसलिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं कैरुथर को चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगा, एग्जाम्पल वाइज डिस्कस करूंगा और आपके साथ इस पूरी किताब को पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा आपके साथ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस सीरीज को देख रहे हैं इस सीरीज को जरूर शेयर करिएगा और अगर आपको अच्छा लगे ये सीरीज तो लाइक जरूर करिएगा। और मैं चाहता हूं कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फैमिली है वो बहुत दूर तक फैले और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स इस फैमिली में जुड़े, ध्रुव एकेडमी के ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े। चलिए, तो अब मैं आपके साथ पहली सीरीज का पहला चैप्टर 1 शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं आज 30 एग्जाम्पल को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मेरा नाम विक्रांत है और मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस किताब को पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए, तो एग्जाम्पलों के थ्रू हम इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एकदम शुरू से स्टार्ट करूंगा, एग्जाम्पल नंबर 1 से। आइए एक एक करके इसको समझते हैं। पहला एग्जाम्पल फंडामेंटल है। यह कहता है कि देखिए मेरे पास एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है और इस एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड में यहां बेस डाला गया है और ये बेस क्या रोल प्ले करेगा। तो एक सिंपल एसिड बेस रिएक्शन यहां पे होगी। ये वाला जो पोर्शन हमारा कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला है, जो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड का पोर्शन है, ये बेस इस H को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एब्स्ट्रैक्ट करके इस पे क्या बना देगा, कार्बन पे माइनस। तो ये सिंपल एक कार्बोनाइन बनाने का काम करेगा और ये कार्बोनाइन रेजोनेंस करेंगे, रेजोनेंस करके यहाँ पे इनोलेट क्रिएट करेंगे और ये कार्बोनाइन राइट में भी रेजोनेंस कर सकता है और लेफ्ट में भी रेजोनेंस कर सकता है। इसका मतलब ये एक कॉन्जुगेटेड अनाइन की तरह काम करेगा, है ना। तो इसने कहा कि भाई देखो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड में बेस डालना वो आपके लिए इनोलेट बनाने का काम करेगा। तो पहला एग्जांपल बिल्कुल सिंपल भाषा में ये बात आपसे कह रहा है। दूसरा एग्जांपल आपके सामने है। ये कहता है कि चलो तुमने एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड को छोड़ो, किसी नॉर्मल कार्बोनिल कंपाउंडों में भी तुम अगर बेस डालोगे तो ये बेस इस अल्फा हाइड्रोजन को लेकर के जाएगा बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर और ये इस जगह पे कार्बोनाइन को क्रिएट कर देगा। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन को हम डिटेच कर दें तो कार्बोनाइन क्रिएट होंगे और ये जो कार्बोनाइन है ये रेजोनेंस करेंगे और रेजोनेंस करने के बाद ये हमारे इनोलेट आयन को क्रिएट करते हैं। तो ये जो हमारा इनोलेट है, और आप देख सकते हैं ये जो इनोलेट आयंस होते हैं, ये इनोलेट आयंस एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं और ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर सकते हैं। तो जो इनोलाइट आयंस होते हैं वो हमारे लिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं। तो ये कहती है, ये एग्जांपल कहती है कि आप इस इनोलेट का इस्तेमाल करके किसी हेलो अल्केन्स पे, अल्काइल हैलाइड पे या कोई एक्स ग्रुप होगा जो लिविंग ग्रुप होगा, लाइक यहाँ पे हमारा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, यहाँ तक कि ओटीएस ग्रुप हो सकते हैं। ये इनोलेट यहां से रेजोनेंस करता हुआ वापस आएगा और सी पोजीशन से अटैक करके एक्स ग्रुप को बाहर करेगा। तो ये सिंपल एक तरीके का इनोलेट का अल्काइलेशन है। तो सी अल्काइलेशन यहाँ पे सी पोजीशन पे जाकर के एक नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है वो नया बॉन्ड यहाँ पे कार्बन के साथ देखने को मिलेगा बिकॉज ये सी आर ग्रुप यहाँ लगा ही हुआ है। यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है और इसी कार्बन से ये आर ग्रुप जाकर के, आर डैश जो भी ग्रुप लगा था यहाँ पे जाकर के अटैच हो जाएंगी। इसका मतलब ये रिएक्शन इनोलेट के अल्काइलेशन का है। तो डायरेक्टली इस कार्बन पे अटैक हुआ और रिएक्शन यहाँ नया सीसी बॉन्ड बनाने लायक बन चुका है। तो 1.2 आपको अल्काइलेशन के बारे में बताती है। तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं एक बेसिक बेसिक बातों से स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। 1.3 कहती है कि देखो अगर आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है और आप इसमें एसिडिक कंडीशन को डालते हो, अगर एसिडिक कंडीशन यहां पे आप लेकर के आते हो तो ये एसिडिक कंडीशन इस कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में क्रिएट कर देती है। तो अगर आप कोई भी
एल्डिहाइड और कीटोन ले आ रहे हो और आप एसिडिक कंडीशन डालते हो, तो ये एसिडिक कंडीशन हमारे इस कार्बोनिल मोइटी को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है कि आप इसको इनोल बना पाए। बिकॉज इनोल फॉर्म या इनोलेट फॉर्म जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, आप उनको बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं ताकि इनोल फॉर्म को हम यूज कर सके। तो यहाँ पे अगर आप एसिडिक कंडीशन डालते हो तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपने आप प्रोटॉन जो है वो इनोल बनाने के लिए जब जाता है तो बहुत कम अमाउंट में इनोल बनते हैं, इसलिए हम लोग इसके कंडीशन को ना एसिडिक कंडीशन बना देते हैं। और एसिडिक कंडीशन में हमारा जो कीटो फॉर्म है वो जब प्रोटोनेट होता है और यहां से फिर हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है सी अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट होने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास बेसिक कंडीशन पानी मौजूद होगा क्योंकि एसिडिक कंडीशन वाटर मॉलिक्यूल वहां मौजूद होंगे, तो ये डायरेक्टली इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इनोल में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हमारे पास इनोल कंटेंट उतने अमाउंट में नहीं होते तो हमें एसिडिक कंडीशन को डाल करके इसको इनोल बनाना है। तो ये सिंपल कहते हैं कि हमारा इनोलेट बन जाएगा बेसिक कंडीशन में, और अगर एसिडिक कंडीशन डालोगे तो आपको इनोल देखने को मिल जाएगा। तो थर्ड एग्जांपल सिंपल बात कहता है, एसिडिक कंडीशन डालो आपके पास इनोल कंटेंट रेडी हो जाएंगी। अगला एग्जांपल कहता है कि देखो ये हमारे पास, देखिए हमें एक एक एग्जांपल, चाहे वो बेसिक एग्जांपल हो चाहे वो टफ एग्जांपल हो, वो सब आएंगे, ठीक है। तो मैं सिलसिलेवार चीजों को लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। 1.4 एग्जांपल नंबर 1.4 चैप्टर 1 का कहता है ये हमारे पास एक्टिव मिथाइल कंपाउंड है जैसा कि आपके सामने ये मिला हुआ था, और सिंपल यहाँ पे अगर आप बेस को डाल रहे हो तो ये बेस सिंपली इस H को अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, और इस H को अब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, कार्बन आयन, और यही कार्बन आयन रेजोनेंस में शामिल होकर के इनोलेट बनाएगा। तो चौथी बात भी इसने सिंपल वही कही है, बेसिक कंडीशन डालिए बिकॉज ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है और आप इसको आसानी से डिप्रोटोनेट कर सकते हैं। तो पहला कुछ एग्जांपल इन्होंने बताया कि आप ना इनोलेट बनाइए, बेस डाल करके एसिड डाल करके इनोल बनाइए, बेस डाल करके इनोलेट बनाइए। उसके बाद ये थोड़े से आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि चलो अब जो आप इनोलेट बनाओगे आप उस इनोलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो एग्जांपल नंबर 1.5 का कैरुथर का कहता है कि देखिए यहाँ पे आप सीजियम फ्लोराइड को डाल दीजिए, और ये हमारा एक एक्टिव मिथाइल कंपाउंड है, 2 हाइड्रोजन इसके पास मौजूद है, एस्टर ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है जो इसको काफी ज्यादा एसिडिक बनाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो फ्लोराइड है वो यहाँ पे आएगा और ये इस H पे अटैक करके, मान के चलिए और कोई तो ऑप्शन है नहीं, तो ये इस H को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे कार्बन आयन क्रिएट करेगा। यही आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और ये जो कार्बन आयन बन रहा है दिस विल बी द न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, और यही माइनस चार्ज इस सेंटर पे जाएगा, जिस सेंटर पे आपका ओ सल्फोनाइल ग्रुप लगे हुए हैं जो एक बेटर लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे हेलोजन लग सकते हैं, सल्फोनाइल ग्रुप लग सकते हैं जो एक अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, और ये माइनस चार्ज डायरेक्टली बैक साइड से अटैक करके यहां से इसको बाहर निकाल सकता है। जब ये बैक साइड से अटैक करके इसको बाहर से निकाल देगा तो बताइए ये हमारा बिलो द प्लेन था, लेकिन अब ये ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, अबव द प्लेन, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है, SN2 रिएक्शन हुई है, बैक साइड अटैक हुआ है, और यहाँ नया कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनके तैयार हो गया है। तो ये एग्जांपल यही कहता है कि भाई आप अपने इनोलेट का अटैक कराइए और नया CC बॉन्ड बनाने का काम करिए। चैप्टर का नाम ही है फॉर्मेशन ऑफ CC बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच एक नया सिंगल बॉन्ड हम बना रहे हैं और ये बॉन्ड हम इनोलेट के थ्रू बना रहे हैं, ठीक। एग्जांपल 1.5 में एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई गई है जो हमसे स्टीरियो को कह रहा है कि भैया तुम्हारा स्टीरियो बिलो था, अब हमारा जो नया है वो स्टीरियो अबव द प्लेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर हमारे से एक सवाल पूछा गया कि ठीक है, यही सवाल अब एग्जांपल नंबर 1.6 का है। ये 1.6 कहता है कि देखो आप ना यहाँ पे एक एक्टिव मिथाइल कंपाउंड को लेके आ रहे हो COET ग्रुप, और यहाँ आप यहाँ पे एक बेसिक कंडीशन डाल रहे हो NaOET। NaOET एक बेसिक कंडीशन है और ये इसके प्रोटॉन को डिप्रोटोनेट, H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करके इसे डिप्रोटोनेट कर देगा और यहाँ कार्बन आयन क्रिएट कर देगा। और आप जहां से देख पा रही है कार्बन आयन रेजोनेंस करने के लिए तैयार है, दोनों तरफ रेजोनेंस होंगी, और यहाँ पे इसने कहा है कि 2 तरीके के पॉसिबल प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होंगे। 2 तरीके से, एक तरीका क्या होगा जो आपका डायरेक्ट अटैक होगा जो इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, तो जिस जगह से लिविंग ग्रुप निकला है उसी जगह पे हमारा ये पूरा का पूरा कार्बन मॉलिक्यूल जो हमारा एक्टिव मिथाइल कंपाउंड का पार्ट था वो यहाँ अटैच्ड हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा कंडीशन है वो इसको एक तरीके का क्या बना देगा, कॉन्जुगेट अटैक, इसे कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यहाँ पे इसको SN2 सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है और इसे SN2 प्राइम कहा जाता है, कॉन्जुगेट सब्स्टिट्यूशन इसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि ये माइनस चार्ज इस कार्बन पे अटैक करके बाई बॉन्ड को शिफ्ट करके यहाँ से इसको बाहर
निकाल सकता है। तो यहाँ पे दो तरीके के सब्स्टिट्यूशन होंगे और आप यहाँ पे इस तरीके का प्रोडक्ट बना सकते हो। तो अलाइलिक ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो दो तरीके का सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो सकता है, दोनों आपके सामने इसने रख दिए हैं। 1.6 के बाद हमारा अगला जो है वो 1.7 है। 1.7 कहता है कि देखो यहां पे हो सकता है कि आपके पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और उसमें दो दो हेलोजेंस लगे हुए हों और डाई हेलो मॉलिक्यूल ये बना हुआ हो, और ये डाई हेलो मॉलिक्यूल में हमारे पास ये एक्टिव मिथाइल कंपाउंड बनाने के लिए बना हुआ है और बेसिक कंडीशन डाला गया है। तो बताओ ये क्या करेगा। इसने कहा कि जब तुम्हारे पास ये एक्टिव मिथाइल कंपाउंड आएगा जिसमें हमारे पास COET ग्रुप दोनों तरफ लगे हुए हैं, COOET ग्रुप, यहाँ पे हमारे पास माइनस क्रिएट होगी और ये माइनस चार्ज क्या करेगा, ये जो हमारा हेलोजन है CBr बॉन्ड है, ये इस पे एक बार न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके Br को बाहर किया। तो पहला रिएक्शन तो इंटरमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन है और यहाँ पे हमारा जो पहला स्ट्रक्चर बन रहा है, मान के चलिए मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ आपके पास कार्बन है और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनके तैयार है, एक बार Br और यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास COET ग्रुप अभी भी मौजूद है दोनों तरफ से। तो पहला रिएक्शन हुआ, सिंपल कार्बोनाइन बने और सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन वापस से अगर मेरे पास एक हेलोजन और मौजूद है तो बेसिक कंडीशन में अभी भी यहाँ पे एक प्रोटॉन बचा हुआ है। तो अगला जो रिएक्शन है कार्बोनाइन क्रिएट करेगा, यहाँ पे जो बेस है वो वापस से आएगा और इस H को यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा और अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद वापस से यहाँ पे हेलोजन पे अटैक करके इसको बाहर करेगा। यहाँ जितने भी कार्बन आप बना सकते बना दीजिए, नो डाउट। लेकिन अब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और आपके सामने ये कुछ इस तरीके का एस्टर ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और Br यहाँ से बाहर हो चुके होंगे। कहने का मतलब है कि जो भी कार्बन चेन यहाँ लगा होगा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर यहाँ हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये नंबर ऑफ रिंग एटम बता रहा है कि 2 से 4 भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके का प्रोडक्ट बनके तैयार होगा जो इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है। तो सिंपल इसने 1.7 ने यही बात कहा कि चलो हम लोग डबल सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये चैप्टर बिल्कुल आपको CC बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बातचीत कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये कहा गया है कि देखो यहां हमारे पास जो बेंजाइन होती है, इस बेंजाइन में भी हम अपने जो इनोलेट आयन है उसको भेज करके रिएक्शन करा सकते हैं। इसने कहा कि देखो सोडा अमाइड और लिक्विड अमोनिया मेरे सामने गिवन है और ये रिएक्ट जो कंडीशन होती है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। यहाँ पे हमें बेंजाइन के फॉर्मेशन के लिए तैयार करने के लिए कहा गया है कि एक काम करिए, मेरे पास यहाँ Br लगा हुआ है और जो NaNH2 माइनस है सोडामाइड है, ये एसिड बेस रिएक्शन करके इसको यहां से एलिमिनेट कर देगा और एलिमिनेट करके यहाँ पे आपका एक बेंजाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेंजाइन बनाने का एक तरीका होता है जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा कार्बोनाइन दिया हुआ है जो एक्टिव मिथाइल कंपाउंड का है, जो आपके पास यहाँ पे COET एंड COET के फॉर्म में मौजूद है। कार्बन पे यहाँ पे माइनस चार्ज है और इस माइनस को हम लोग यहाँ पे अटैक करके भेजेंगे और यहाँ जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी द कार्ब अनायन। मेरे पास एक माइनस चार्ज कार्बोनाइन क्रिएट कर देगा और यहाँ पे हमारे पास COOET, यानी एक तरीके का समझिए यहाँ पे हमारे पास COOET ग्रुप और यहाँ भी हमारे पास COOET ग्रुप लग जाएंगे। जो माइनस चार्ज क्रिएट हुआ है बाद में हम इसी को प्रोटोनेट कर देते हैं, एसिडिक कंडीशन को डाल करके इसको प्रोटोनेट कर देंगे और अगर प्रोटोनेट कर देंगे तो COET ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ भी COET ग्रुप लगा हुआ है और ये कह रहा है कि बेंजीन को हम पीएच से इंडिकेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। बेंजाइल ग्रुप बन चुका है, ये बेंजाइल फिनाइल ग्रुप बन चुका है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना करके दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर आपका यही बना हुआ है। इसने कहा कि आप बेंजाइन के मॉलिक्यूल मतलब इंटरमीडिएट पे आप अपने इनोलेट का अटैक करा के ये काम कर सकते हैं। तो ये आपका एग्जांपल 1.8 यानी इनोलेट का अटैक ऑन बेंजाइन था, जो कि एक सिंपल भाषा में कह रहा था। क्लियर है? आई होप इस बात को आप समझ रहे होंगे। अगला एग्जांपल करते हैं 1.9। ये एग्जांपल थोड़ा इंपॉर्टेंट है जिसपे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना था हम लोगों को। ये कहता है कि देखो भाई, अगर मेरे पास NaOET इथेनॉल तुम डालोगे और मेरे पास ये कार्बन है CN ग्रुप और COT ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ कोई अल्फा कार्बन पे कोई भी प्रोटॉन मौजूद नहीं है, लेकिन अल्फा और बीटा पोजीशन है और बीटा के बाद जो हमारा गामा पोजीशन है, इस गामा पोजीशन के पास प्रोटॉन मौजूद है। इसका मतलब अल्फा बीटा पे, अगर अल्फा पे प्रोटॉन नहीं है लेकिन गामा पे प्रोटॉन है और आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये कंडीशन आपके सामने आएगी। जो OET माइनस है, ये OET माइनस इस H पे अटैक करेगा
और H पे अटैक करने के बाद यहां पे क्रिएट कर देगा कार्ब अनायन। तो इसने H को एब्स्ट्रैक्ट किया और यहां पे कार्बन पे माइनस चार्ज क्रिएट कर दिया। अब ये जो माइनस है ये रेजोनेंस कर सकता है, आप देख सकते हैं ये रेजोनेंस करता हुआ कहां बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और इसके पास दो तरीके से माइनस चार्ज यहां पे आ जाएंगे, एक माइनस यहां पे बनेगा और एक माइनस यहां पे बन रहा होगा। अब सवाल ये है कि ये जो कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन दो तरीके से विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हमारा जो अल्काइलेशन होगा, बिकॉज अगला स्टेप में ये क्या डाला गया है, यहां पे कहा गया है कि चलो अब यहां पे आप मिथाइल आयोडाइड को डाल दो। अगर आप यहां मिथाइल आयोडाइड को डाल देंगे तो ये जो माइनस है यहां से इस पे अटैक करके आयोडीन को बाहर निकालेगा और इसी कार्बन पे आपका मिथाइल अटैच हो जाएगा। तो जब भी आपको बीटा अल्फा बीटा यानी गामा पोजीशन से आप अनायन जरूर बनाइए, लेकिन जब अटैक होगा तो फिर वो अल्फा पोजीशन पे वापस अल्काइलेशन हो जाएगा। तो हमारा जो अल्काइलेशन है वो किस पोजीशन पे हुआ है, अल्फा पोजीशन पे हुआ है। तो ये कहना चाह रहा है कि भैया गामा से प्रोटॉन को निकाल लो, अल्फा पे नहीं है, गामा से निकाल लो। अगर गामा से निकाल लिए तो वो रेजोनेंस करके कार्बन आयन क्रिएट कर देगा अल्फा पोजीशन पे, और जब अल्फा पोजीशन पे क्रिएट होगा, अब ये आपस में रेजोनेंस कर सकते हैं, नो डाउट कार्बन आयन आगे बढ़ सकता है रेजोनेंस के लिए पर ये काइनेटिकली प्रोडक्ट होगा, बिकॉज ये कार्बन आयन बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए हम लोग ज्यादातर प्रोडक्ट अल्फा पोजीशन से ही अल्काइलेशन के लिए इसको भेजेंगे। ये कहना है 1.9 एग्जांपल नंबर का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल 1.10, गौर से देखिएगा, इसमें हमारे पास ये एक इक्वेशन दी गई है और कहा है कि ये सारे रिएजेंट हम डाल रहे हैं और ये प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। तो क्या ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं? तो ये कह रहा है कि देखो ये जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, जो एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है, वो आपके सामने यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड और यहाँ पे OET है, और आप यहाँ बेसिक कंडीशन को डालोगे तो यहाँ माइनस चार्ज क्रिएट कर दो। यहाँ आपके पास RX ग्रुप लगा हुआ है, ये अटैक करके यहाँ से हेलोजन को बाहर कर दो, और जैसे हेलोजन को बाहर करोगे तो आपके सामने पहला स्ट्रक्चर यही बन जाएगा, नो डाउट। ये हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर ये बनके तैयार हो गया है, मिथाइल ग्रुप जाकर के यानी R ग्रुप जाकर के यहाँ पे अटैच हो चुका है, इसलिए कह रहा है कि देखो ये CH के साथ ये R लग चुका है। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने ये दिया है कि चलो इसमें ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाल देते हैं, और आप सबको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हमने यहाँ पे डाल दिया है तो डालने के बाद ये जो हमारा एस्टर ग्रुप लगा हुआ है ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, और अगर हाइड्रोलाइज्ड हो गए तो यहाँ पे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, और यहाँ हमारे पास R ग्रुप जो लगा हुआ है उसको रहने दीजिए। और चूंकि एसिडिक कंडीशन बेसिक कंडीशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बने हैं तो ये तुरंत ये सॉल्ट के फॉर्म में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये माइनस और यहाँ पे ये क्या है, Na प्लस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एस्टर है बेसिक कंडीशन डालने पे ये एक सॉल्ट में तब्दील हो जाएंगे, और अगर ये सॉल्ट में तब्दील हो गए तो उसके बाद आप यहाँ पे एसिडिक कंडीशन को डाल करके अगर हीट कर दोगे तो हीट करने पे ये क्या बनेगा बताइए जरा, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और यहीं पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा जरा बताएं, क्योंकि ये एक बीटा कीटो एसिड बन चुका है, दिस विल बी द अल्फा, दिस विल बी द बीटा, और बीटा कीटो एसिड जो होते हैं वो थोड़ा सा हीट करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं, CO2 गैस यहां से रिलीज हो जाती है और अगर CO2 गैस रिलीज हो गई तो यहाँ R ग्रुप लगा हुआ है, और यही जो कार्बन है वो क्या बन चुका है, CH2, और इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम यहाँ पे अपने एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड को यहाँ डिकार्बोक्सिलेट करा सकते हैं, पर यहाँ पे एस्टर एसिड में बदल चुका होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर आप यहाँ LiCl DMF को डाल दोगे तो ये LiCl DMF ना डायरेक्ट क्या करेगा, इस बात को समझिएगा, LiCl क्या काम करेगा। ये कहता है कि देखो अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो यहाँ पे आपके पास एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड को मैं यूं लिख देता हूं, ये CH2CH3 है, मैं इसको पूरा ओपन कर देता हूं। जब आप ना ये चाहते हो कि आपका जो एस्टर है वो एक एस्टर रिटेन्ड रहे, तो यहाँ पे हम एस्टरों का जो डिकार्बोक्सिलेशन है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। LiCl को डालिए, और ये जो LiCl है इसका काम होगा Cl माइनस जनरेट करना, और तुरंत ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता हुआ इस तरीके से आगे बढ़ेगा और यहाँ माइनस चार्ज क्रिएट कर देगा। तो ये है, एस्टर को आप डायरेक्ट भी डिकार्बोक्सिलेट कर सकते हो अगर वो बीटा कीटो एस्टर है। और आप देख सकते हैं यहां पे आपके जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, यहाँ R ग्रुप लगा हुआ रहेगा, यहाँ आपके पास OET ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ आपके पास इनोलेट आयन बन जाएंगे जो लिथियम इनोलेट के थ्रू काउंट हो जाएंगे, और यहां से हमारे पास CO2 गैस बन करके रिलीज हो जाएगी, है ना, CO2 यहां से रिलीज हो चुका है।
और ये जो हमारा मॉलिक्यूल बना है, ये हमारा अब एक मॉलिक्यूल क्रिएट हो चुका है। क्या वापस इसको एसिडिक कंडीशन डाल दीजिए तो ये वापस से क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड OET, साथ में क्या हो जाएगा, R ग्रुप। ये वही कहानी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ग्रुप लगा हुआ है, दिस विल बी द R, दिस विल CH2 एंड दिस विल बी द COET। तो जब भी आपको एस्टरो करना, डीकार्बोक्सिलेशन कराना है, तो आप डायरेक्ट लिथियम क्लोराइड को भी डाल दीजिए, ये काम आसानी से आगे बढ़ जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो 1.10 एग्जाम्पल आपके साथ, ये 10 एग्जाम्पल आपको इनोलेट की अटैक के बारे में बतला रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़े वीक हैं और आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ध्रुव वेद एकेडमी के एप्लीकेशन पे आप जाइए, वहां पे आपके लिए बहुत सारे कोर्स बनाए गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 10 मंथ, 12 मंथ, 2 ईयर्स, जितने टाइप का कोर्स आपको चाहिए वो सारा कुछ अवेलेबल है। और इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं जिससे हमारी ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो सके। ऑर्गेनिक पढ़ने का जो सही तरीका है, जिसमें हम पहले बेसिक फंडामेंटल यूनिट को कवर करें और फिर धीरे धीरे अपग्रेड करें, उससे हमें सवालों को समझने में, सॉल्व करने में काफी मदद मिलती है और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ऑर्गेनिक के जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे स्ट्रांग बन जाते हैं। इसमें मैं ही केवल ऑर्गेनिक पढ़ाता हूँ, इसमें और कोई टीचर नहीं है, मैं केवल सारे टॉपिक में ही आपको डील करता हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो रिकॉर्डेड एंड लाइव बैच दोनों अवेलेबल है। तो अगर आपको कभी जरूरत पड़े फ्यूचर में कि भाई मुझे ऑर्गेनिक पढ़नी है, सीखनी है, तो कहां से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, तो मैं आपके साथ हाजिर हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए 1.10 एग्जाम्पल कवर करने के बाद हमारा अगला एग्जाम्पल ये रहा 1.11। इसमें भी एग्जाम्पल में सिंपल कह रहा है कि मैं एक बेस डाल रहा हूं जिसका नाम LDA है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड है। और ये बेस का काम क्या है बताओ, ये हमारे अल्फा पोलिस, इसका भी काम यही है कि ये एक लिथियम कंटेनिंग अमाइड बेस है जिसका काम है इसको डिप्रोटोनेट करना और जो हमारे एस्टर्स होते हैं उसको इनोलेट, एस्टर इनोलेट मतलब लिथियम इनोलेट में तब्दील कर देना। फिलहाल मैं इसके H को एक्सेप्ट कर रहा हूं और एक्सेप्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ कार्बोनाइन क्रिएट कर दे रहा हूं, बिकॉज हमारा जो अटैक है वो C से ही अभी फिलहाल अटैक हो रहा है और ये माइनस चार्ज इस अलाइल ब्रोमाइड के पास जाकर के इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, यानी मैं अपने इनोलेट बना रहा हूं और इसको अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए भेज रहा हूं। और जैसे ही अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए चला गया तो इसने कहा कि ठीक है, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो यहाँ पे आपका अलाइलिक पोजीशन पे ग्रुप लग के तैयार हो गया है। मैंने कहा ओके। बोला अगला क्या, बोला मैंने कहा फिर से एलडीए डाल दिया, मतलब फिर से एलडीए डाल दिया तो फिर से प्रोटॉन यहाँ मौजूद है, फिर से आप इसको कार्बोनाइन बना सकते हो। हमने कहा बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। और अगर आप इसको कार्बोनाइन बना दोगे तो मुझे बताओ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कार्बोनाइन जब क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद इथाइल ब्रोमाइड है और ये जो ETBr आपके पास लगा हुआ है, ETBr के साथ क्या करना है, इस माइनस को वापस लेके आना, Br को बाहर कर देना है। जैसे आप Br को बाहर करोगे यही वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये पूरा कार्बन चेन के साथ ये जो इथाइल ग्रुप है वो यहाँ आकर के लगा है, अलाइल ब्रोमाइड डबल अल्काइलेशन हो चुका है। तो बारी बारी से हम यहाँ पे 2 बार अल्काइलेशन भी कर सकते हैं। तो डबल अल्काइलेशन की बात को हम लोगों को फेवर कर लेना चाहिए। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल हमारे पास है 1.12। यहां पे हमसे कहा गया है कि देखो पहले आप एलडीए डाल दो या LHMDS को डाल दो। देखो एलडीए एक नॉर्मल बेस है जिसमें आपके पास N और Li ग्रुप लगे हुए हैं, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है। लेकिन LHMDS का मतलब होता है कि यहाँ N के साथ ना सिलिकॉन 2 लगे हैं और ये दोनों सिलिकॉन के साथ ना 3 Me ग्रुप भी लगे हुए हैं और लिथियम भी लगा हुआ है। तो ये काफी ज्यादा बल्कि बेसिस होते हैं। और यहाँ पे मान के चलो आपसे पूछा गया है कि बताइए इस कार्बन पे और इस कार्बन पे किस जगह पे हम डिप्रोटोनेट करें, तो यहां से हमारा जो बेस है वो इस कार्बन पे अटैक करके इनोलेट बना देता है। और इनोलेट बनाने के बाद ये कहता है कि चलो हमने इनोलेट तो बना दिया, पर यहाँ पे अगर हमारे पास कोई मैग्नीज क्लोराइड या MnBr दिया गया है तो ये MnBr या MnCl2 जो होते हैं ये इस मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट कर, ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। और जब ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे तो ये बन जाते हैं MnX, जो भी ग्रुप लगा होगा लगने दो। जैसे लिथियम इनोलेट बनता है वैसे यहाँ मैग्नीज या जिंक आ जाएंगे और उसके बाद ये क्या करते हैं ना, ये मोनो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनाने में यूज करते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल मोनो अल्काइलेटेड प्रोडक्ट, क्या कि आप इसको कोऑर्डिनेट करके रखिए और फिर यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड अगर आ गया तो वापस से इसको क्या कर दीजिए, अल्काइलेशन के लिए भेज दीजिए और आपके पास जो प्रोडक्ट बनना था, जो आपको चाहिए था, वो प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो समटाइम्स हम एलडीए को यूज करने के बाद यहाँ पे जिंक ब्रोमाइड को डाल देते हैं, Mn ब्रोमाइड को डाल देते हैं
तो ये हमारा ओ लिथियम की जगह OMN या OZN बन चुका होता है। ठीक है, इनका भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ये कहता है 1.12। क्लियर है? तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है 1.13। ये हमसे कहता है कि देखो हमारे सामने यहां पे एक कीटोन दिया हुआ है और ये कीटोन के पास KOH डाल दिया गया है और फिर यहाँ मिथाइल आयोडाइड डाला गया। तो KOH भी एक बेस है और ये बेस इसके अल्फा प्रोटॉन पे अटैक कर सकता है, पर यहाँ दो तरीके के अल्फा प्रोटॉन है। लेकिन अगर आपके पास कोई फिनाइल जैसे एक्टिव मिथिल कंपाउंड में लगा हुआ था, 2 CO ग्रुप लगे थे, CN ग्रुप लगे थे, यहां तक कि अगर फिनाइल भी लगता है तो अब वो बेस को तुम भेजोगे तो ये उस प्रोटॉन को लेके जाएगा जो स्टेबल कार्बोनाइन को क्रिएट कर रहा है। इसलिए इसने कहा कि ये कार्बोनाइन स्टेबल बन रहा है बिकॉज फिनाइल के बगल में लगा हुआ है कि नहीं। यहां पे फिनाइल के बगल में ये कार्बोनाइन अगर बना हुआ है तो ये क्या करेगा, ये कार्बोनाइन को ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा और स्टेबलाइज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड लगा हुआ है। ये मिथाइल आयोडाइड के साथ क्या करेगा, सिंपली न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके इसको बाहर करेगा और यहाँ पे मिथाइल को जोड़ देगा। यहाँ इसने परसेंटेज भी लिखा है कि यहाँ 100 और यहाँ 0% बना, यानी ये वाला तो बनेगा ही नहीं, यानी इस प्रोटॉन पे इस वाले प्रोटॉन को तो लेके जाना ही नहीं है। 100% हम इसी पे अटैक करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल बना हुआ है। मेरी बात समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1.3 भी ये बात करके आपको साथ समझ में निकल चुका है। 1.14 यहां थोड़ी सी चीजें ध्यान रखने की है। ये कहता है एग्जांपल नंबर 1.4 कहता है कि ये काम करते हैं। इस मॉलिक्यूल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे आपके पास एलडीए दिया हुआ है और यहाँ पे अल्फा प्रोटॉन जो है वो एसिडिक है जो कि आपके सामने है और यहाँ पे हमारे पास CO2 Me ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक कार्बन ग्रुप यहाँ पे लगी हुई है, प्रोटॉन भी चलो यहाँ पे लगा हुआ है, नो डाउट। यहाँ पे आपके पास ये जो C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये O के साथ MEM ग्रुप लगा है। ये MEM ग्रुप का मतलब हुआ कि O के साथ एक CH2 ग्रुप लगा हुआ है, फिर ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर आपके पास CH2 के साथ पहले हमारे पास ये CH2 है, फिर एक ऑक्सीजन है, फिर इसके पास CH2 OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि देखो जब हम लोग एलडीए को डालेंगे तो एलडीए यहाँ पे इनोलेट आयन को क्रिएट करेगा और जब इनोलेट आयन बनेगा तो यहाँ पे आपका इनोलेट सबसे पहले क्रिएट हो रहा है। अब इसको सब लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारा COMe ग्रुप भी लगा हुआ है और यहाँ पे हम अगर इनोलेट को बना रहे हैं तो ये हमारा जो इनोलेट आयन बन रहा है दैट विल बी ओपे माइनस और यहाँ आपके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ देखो CH2 है, ऑक्सीजन लगा हुआ है और फिर से यहाँ पे आपके पास CH2 और यहाँ OMe ग्रुप लगा हुआ है। ये कहता है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है ना, ये जो लिथियम होगा इस लिथियम के साथ ये इसको कोऑर्डिनेट कर लेगा और कोऑर्डिनेट करके इसी इनोलेट को ये ज्यादा रिएक्टिव बना देगा। क्योंकि अगर बताओ यहां पे आपने माइनस चार्ज क्रिएट किया, यहां माइनस चार्ज क्रिएट किया आपने, तो ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करके यहां भी तो जा सकता था, माइनस तो यहां भी बन सकता है। पर ये जो हमारा पूरा का पूरा OMe ग्रुप लगा हुआ है, OMM जिसको मैम ग्रुप कहते हैं आप, ये ग्रुप इसको क्या करता है, यहां कोऑर्डिनेट कर लेता है, पकड़ लेता है और यही कार्बन को एक्टिवेट कर देता है रिएक्शन के लिए। इसलिए ये चिलेशन वाला रिएक्शन है। MEM ग्रुप यानी अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन आ रहा है जिसमें आपके पास दो तरीके के कार्बन आयन क्रिएट हो रहे हैं, मान के चलो यहां डबल बॉन्ड है और आपका डबल बॉन्ड रेजोनेंस करके यहां चला गया, यहां आपके पास CO2MEM ग्रुप लगा हुआ है ना, और यहां आपके पास CO2Me ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप दोनों में ध्यान से देखेंगे तो वी हैव अ CO2MEM ग्रुप यहां पे लगा हुआ है। बताओ ये दोनों कार्बन आयन है, अब रिएक्शन करने के लिए कॉन्जुगेशन करेगा तो यहां से भी रिएक्शन हो सकती है, यहां से भी रिएक्शन हो सकती है। लेकिन ये कहता है कि जो लिथियम है एलडीए तुम डाल रहे हो, ये एलडीए ना इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है और जिसकी वजह से ये दूर नहीं जा पाता, ये ग्रुप इसको यहीं पे पकड़ लेता है और इसी एच को एक्टिवेट करता है किसके लिए, रिएक्शन कराने के लिए। तो यहां पे आपके सामने समझिए एलडीए का काम होगा इसको पकड़ करके रिएक्शन कराना, स्पेसिफिकली इस प्रोटॉन पे फोकस करके आना, और अगला रिएक्शन क्या होगा, इसी कार्बन पे होगा। और आपके पास बेंजाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, इसका मतलब बेंजाइल ब्रोमाइड आपका जो रिएक्शन करेगा वो इसी सेंटर से आपका रिएक्शन यहाँ पे होगा। इसलिए इस ग्रुप के बगल में ही आपका अल्काइलेशन होगा। तो दोनों कार्बन आयन में से इस कार्बन आयन पे अटैक नहीं करना है, इसी पे अटैक कराना है। तो ये चिलेशन कंट्रोल अल्काइलेशन माना जा सकता है। डिप्रोटोनेशन हुआ उसके बाद अल्काइलेशन आप कर सकते हैं। तो 1.4 ये आपकी बातें कह रहा है। 1.14 क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 1.15
इस रिएक्शन को भी ध्यान से देखिए। ये रिएक्शन कहता है कि पहले आपने बेसिक कंडीशन डाला और यहां पे आप COOH ग्रुप को रखे हुए हो, तो बताइए NOH का काम क्या होगा, इस कीटोन को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर देना, इनोलेट आयन में। कैसे इनोलेट आयन बनाएगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, OH माइनस बेस से अटैक करेगा, इसको इनोलेट में तब्दील कर देगा और उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH और यहाँ OH ग्रुप लगे हुए हैं। अब मुझे बताइए ये जो आपका O पे माइनस चार्ज है ये वापस लौट रहा है और इस कार्बन पे अटैक करके यहाँ से OH को बाहर कर दे रहा है और बाहर करने के बाद बताओ क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन पे जब अटैचमेंट हुआ है तो यहाँ पे OH ग्रुप लग गया, तो ये एक तरीके का एक्टिव मीथेन कंपाउंड बन गया जो कि आपके पास यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। तो ये एक असाइलेशन रिएक्शन हुई, दिस इज द असाइलेशन ऑफ इनोलेट। लेकिन इसके बाद बताइए यहाँ NOET और इथेनॉल में फिर से डाला गया है और आप खुद बताओ ये जो NOET ग्रुप लगा हुआ है इसका अगला रोल क्या होगा, ये बगल वाले कार्बन पे जाएगा, यहां से इसको क्या कर सकता है, डिप्रोटोनेट और कार्बन आयन क्रिएट कर सकता है। और अगर कार्बन आयन इनोलेट क्रिएट कर देगा कोई दिक्कत नहीं है, और अगर इसने इनोलेट क्रिएट कर दिया तब ये रेजोनेंस करके माइनस चार्ज बनेगा जो रेजोनेंस कर रहा होगा। और मिथाइल आयोडाइड अगर हमने यहाँ पे डाल दिया तो ये मिथाइल आयोडाइड का क्या होगा, ये वापस आ रहा है और यहीं से अटैक करके बाहर। इसका मतलब इस कार्बन से वापस से हमें मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें हम लोगों के सामने एक कार्बोनिल ग्रुप अटैच हो गया है। यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे CH2CH3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर देते हैं। हमने कहा ठीक है अटैच कर दिए। इसके बाद ब्रदर इसके बाद ना लिथियम क्लोराइड DME डाला गया, तो ये क्या काम करेगा, ये कहता है कि सुनो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये एस्टर है और बगल में बीटा कीटो ग्रुप लगा हुआ है, Cl माइनस वापस लौटेगा और इस पे अटैक करके इसको क्या कर देगा दोस्तों, डिकार्बोक्सिलेट कर देगा। और अगर डिकार्बोक्सिलेट कर देगा तो यहां सबसे पहले इनोलेट क्रिएट हो जाएगा, मिथाइल लगा दीजिए यहाँ पे, CO2 बन के ये बाहर निकल चुका है ना, और बाद में हम इसको प्रोटोनेट करके कीटो फॉर्म में वापस ले आएंगे। इसका मतलब हमारे पास ये अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मुझे अल्काइलेशन करने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा, जो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर ठीक है। इसने कहा कि तुम पहले असाइलेशन करो, फिर मिथाइलेशन करो, फिर डिकार्बोक्सिलेशन करो। ये स्टेप हम कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये 1.5 एग्जांपल हमें यही बात बता रहा है कि भाई आप इस तरीके से मैकेनिज्म को अप्रोच कर सकते हो, इसकी आदत डाल लो। आगे बढ़ते हैं। 1.16 ये एग्जांपल आपके सामने कई सारी बातों को समझाने के लिए दिया गया था। इसने कहा था कि देखो ये मेरे पास एक साइक्लोहेक्सेनॉन है और इसके पास एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी फ्यूज्ड मैनर में लगा हुआ है। तो जब आप यहाँ पे टर्ट बिटॉक्सी ग्रुप और बिटनॉल को डालते हो, बिकॉज इट इज अ बल्की बेस, तो ये बेस क्या करता है, इस बात को सब लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो प्रोटॉन है जो आप देख रहे हो, यहां भी एक प्रोटॉन है, पर ये बेस उस प्रोटॉन को अटैक करेगा जहां पे हिंड्रेंस कम है, बिकॉज ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ना, इस हाइड्रोजन को बहुत ज्यादा क्राउडेड है, ये हिंडर्ड कर दे रही है, जिसकी वजह से जब भी कोई बेस आएगा वो इस पे अटैक करने की बात करेगा। लेकिन अगर हम चाहें कि मैं इस एच पे ही फोकस करूं तो क्या करें, तो पहले एक वाले स्टेप में दिया गया है कि अगर आप नॉर्मल टर्ट बिटॉक्साइड और टर्सरी बिटनॉल डालोगे, अल्कोहल को डालोगे और मिथाइल आयोडाइड डालोगे, तो ये बेस आएगा, इस एच पे अटैक करेगा और एच पे अटैक करके इसको क्या बना देगा, इसे कार्बोनाइन में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो कार्बोनाइन बनेगा ये डायरेक्टली मिथाइल पे अटैक करके आयोडीन को यहां से बाहर कर देगा और आयोडीन को बाहर करके यहाँ पे मिथाइलेशन कर देगा। इसने कहा कि मेजर प्रोडक्ट तो यही बनेगा। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं मिथाइलेशन इस कार्बन पे भी करा सकता हूं, पर उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे इस कार्बन को ना ब्लॉक करना पड़ेगा। यानी जैसा हम जानते हैं कि अगर कोई सेंटर बहुत ज्यादा एक्टिव है, वही अटैक कर रहा है, तो हम ये काम कर सकते हो कि उस सेंटर को ना ब्लॉक कर दें, किसी तरीके से उसके ग्रुप को ब्लॉक कर दे और फिर दूसरे सेंटरों पे अटैक कराने के लिए भेजना शुरू करें। इसको इसने कहा कि देखो सबसे पहले NOET को डाल दो और उसमें ये एस्टर को डाल दो और फिर यहाँ पे एक तरीके का थायोल डाल दो। ये तीनों मिलके क्या काम करेंगे, तो गौर से देखिए। अगर तुमने NOET को डाला है तो ये कहता है कि जब एक बार इसको जरा समझ लो, अगर तुमने पहले NOET को डाला तो डेफिनेटली ये NOET यहाँ माइनस चार्ज क्रिएट कर देगा। मैंने भी अभी स्टीरियो को नहीं रखा है और यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, H है और साथ में क्या लगा है, OET। तो ये जो माइनस है इस OET पे अटैक करके इसको बाहर कर देगा और बाहर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोनिल और यहाँ पे वापस से H को बाहर करके ये हाइड्रोजन एक्टिव मिथाइल कंपाउंड बना देगा। तो इन दोनों का काम तो ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि देखो एसिडिक कंडीशन में अल्कोहल को डाल दो, थायोल को डाल दो। अब बताओ अगर एसिडिक कंडीशन डालेंगे तो ये तो कार्बोनिल ग्रुप एक्टिवेटेड है ही, कार्बोनिल ग्रुप,
यहाँ मेरे पास एस एच और ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये सल्फर इसके ऊपर अटैक करके बॉन्ड को तोड़ देगा, और बॉन्ड को तोड़ते ही यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, कीटो फॉर्म जैसा वैसा ही रहने दो, यहाँ O पे HOH बन चुका है और यहाँ SH और यहाँ ब्यूटाइल ग्रुप लग चुका है। एस पे चार्ज क्या बना था, पॉजिटिव। बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसके H को यहां से बाहर कर देते हैं और बाहर करके इसके प्रोटॉन को यहां से हटा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, और जो हमारा ऑक्सीजन है ये इस H को एक्सेप्ट कर लेगा। पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर से इसको क्या कर सकते हैं, यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सल्फर अपने लोन पेयर से इसको बाहर कर देगा और बाहर करके यहाँ पे क्या बना देगा, ये कहना चाह रहा है कि चलो इस पे अटैक करके हम इसको बाहर कर देते हैं और बाहर करके यहाँ पे क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड एस पॉजिटिव Bu ग्रुप लगा हुआ रहेगा और Me यहाँ पे जो H लगा है रहने दो। पर आपको पता है अगर एसिडिक कंडीशन है तो यहां से ये जो प्रोटॉन है ये टोटोमराइज कर जाएगा, टोटोमराइज करके सल्फर पे वापस से क्या बना देगा कि भाई साहब आप एक काम करिए, इस पूरे ग्रुप को यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए और यहाँ पे एस ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ मिलेगा। भाई साहब यहाँ थोड़ा सा चीजें हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। इसने क्या किया, प्रोटेक्शन दिया कि भाई इस तरीके से इसको क्या करो, प्रोटेक्ट कर लो। ये पूरा का पूरा ग्रुप जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है ये वही ग्रुप है। मतलब जब ये प्रोटेक्ट हो जाएगा उसके बाद यानी यहाँ का प्रोटॉन जब गायब हो गया, दोनों के दोनों प्रोटॉन को हमने यहाँ पे गायब कर दिया, और अगर मैं दोनों प्रोटॉन को गायब कर देता हूं उसके बाद यहाँ टर्ड बिटॉक्सी और मिथनाइल ग्रुप को डाल दीजिए, तो ये क्या काम करेगा, ये कहता है कि फिर यहाँ जो H है इसके बारे में बात करो और ये जो ग्रुप लगा हुआ है O पे माइनस, ये इस H पे जाएगा और अब यहां ही से कुछ हो सकता है बिकॉज वहां तो आपने ब्लॉक कर दिया है। अगर वहां पे आपने ब्लॉक कर दिया तो फिर क्या करोगे, तो इस H को यहां से बाहर निकालो और H को तुम यहां से अगर बाहर निकाल रहे हो तो ये कार्बोनाइन क्रिएट कर देगा और उसके बाद ये जो ग्रुप लगा हुआ जैसे लगा उसको रहने दो, इसमें कोई चेंजेस मत करो। और फिर यहां आपने मिथाइल आयोडाइड को डाला है और मिथाइल आयोडाइड यहां पे आया, अटैक किया और यहां पे मिथाइलेशन हो गई। लेकिन कहा कि फिर ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना, आप इसको यहां पे बेसिक कंडीशन डाल करके जैसे होता है ना हाइड्रोलाइज कर सकते हो, यहां से इसको बाहर कर सकते हो। तो टर्ड ब्यूटॉक्साइड का पहला फेवरेट पोजीशन यहां पे कौन है, दिस प्रोटॉन है ना। लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए तो फिर आपको ज्यादातर केसेस में इसी पोजीशन पे जाना पड़ेगा। तो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप अगर लगा है तो वो उस तरफ से प्रोटॉन नहीं अब्स्ट्रैक्ट करेगा जहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हो, ठीक है। इसका मतलब ये रिएक्शन आपको थोड़ा सा हेल्प कर रही है बताने में कि किस जगह पे अटैक होना चाहिए। तो इस एग्जांपल से आप इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर टर्ड ब्यूटॉक्सी ग्रुप लगा हो, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप दोनों लगे हुए हो, इस प्रोटॉन को फेवर करते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन लगा करके फिर इस पे अटैक कराया गया है तो फिर अगला स्टेप तो आपको यहीं पे अटैक करा के मिथाइलेशन कर देना है, ठीक है। चलिए 1.10 आपसे कई सारे बातें कहता है जिससे हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। 1.17 एग्जाम्पल 1.17 आपसे क्या कहता है, ये कहता है एग्जाम्पल 1.17 ये कहता है कि देखो भाई अगर आप यहां पे KNH2 को डालते हो, पोटेशियम अमाइड को डालते हो, दो इक्विवेलेंट डालते हो, तो पहला और दूसरा इक्विवेलेंट क्या काम करता है, ये कहता है कि देखिए ये दो प्रोटॉन है, अगर आप पहला इक्विवेलेंट को डालोगे तो पहला H तो बाहर निकल जाएगा अगर बाहर निकलेगा तो सबसे पहले तो यहीं पे कार्बन आयन बनेगा और कार्बन आयन बनने के बाद आप इसको रेजोनेंस करा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, इनोलेट बना दीजिए, ये इनोलेट बना देंगे कीटो फॉर्म में। लेकिन अगर दोबारा से आप प्रोटॉन को बाहर निकालोगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन है अगला डबल आयन बनाने की कैटेगरी में आ जाएगा, ये जो NH2 माइनस है वो यहां पे आएगा और ये इस H पे अटैक करेगा और यहां पे माइनस चार्ज क्रिएट कर देगा। और आप बताओ अगर माइनस यहां क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड यहां पे है और माइनस यहां क्रिएट हो गया तो ये रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करने के बाद यहां पे आपके पास ये डाई अनाइन स्पेसिस क्रिएट हो जाएंगे, है ना। कहने का मतलब है कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके का आयन बन चुका है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस, मेरी बात समझ गए। तो ये जो माइनस है आप देख सकते हैं दिस माइनस इज मोर कॉन्जुगेटिंग, ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में जा सकता है, पर ये जो माइनस है ये केवल एक तरफ से कॉन्जुगेट करता है, ठीक है ना। तो डायनाइन आप कैसे बनाते हो, दो इक्विवेलेंट बेस को डाल करके, या तो एक ही बार में डालो या अलग अलग स्टेप में डालो। इसने क्या बोला, हम एक ही बार इसको डाल देते, उसके बाद यहाँ पे ना हम C4H9Br डाल रहे हैं, C4H9Br यानी आपके पास 1 ब्रोमोब्यूटेन डाला गया है और क्या कि बताओ इन दोनों में से कौन अटैक करेगा। तो अगर बच्चों ये प्रोटॉन नहीं होता, ये माइनस नहीं होता तो हमेशा यही कार्बन से अटैक होता ना,
पर ये कह रहा है कि नहीं, अगर दो अनायन बन गए तो बताओ ये दोनों में से ये कार्बन आयन बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, बिकॉज ये आपका मोनो कॉन्जुगेटेड है पर ये दो डाई कॉन्जुगेटेड है। इसलिए जब अटैक करने की बात होगी तो अटैक करने के लिए ये आएगा और यहां से Br को बाहर कर देगा। इसलिए हमारा जो अल्काइलेशन हुआ है वो इस कार्बन से हुआ है। समझ गए ना बात को। और जब तुम एसिडिक कंडीशन डाल दोगे तो ये आपका वापस से कीटो फॉर्म में लौट जाएगा, वापस से जैसा था वैसा ही बन जाएगा। तो जब भी आपके पास एक्टिव मिथेन कंपाउंड हो और आपको इस कार्बन पे डिप्रोटोनेट कराना है तो आपको डबल अनायन बनाना पड़ेगा और फिर जाके यहाँ पे अल्काइलेशन आपको देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे आपको एक ही बार ही बेस आपने डाला होता और फिर रिएक्शन करा दी होती तो अल्काइलेशन इसी कार्बन पे होता, बिकॉज उसी पे कार्बन आयन बन रहा था, एक ही ऑप्शन था। पर अब दो दो ऑप्शन है, किसको सेलेक्ट करना है? जो लेस कॉन्जुगेटेड है, जो लेस स्टेबल अनायन है, वो तुरंत अपने आप को खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो ये एग्जांपल आपको डायनाइन के बारे में समझाता है। आगे बढ़ते हैं। 1.18 एग्जांपल नंबर 1.18 ये कहता है कि चलिए अब यहां पे आप 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम हाइड्राइड को डाल दीजिए, HMPA को सॉल्वेंट है, और 1 इक्विवेलेंट ऑफ ब्यूटाइल लिथियम को डाल दीजिए। तो आपने दो बार बेस को डाल दिया। अगर दो बार बेस को आपने डाला तो बताओ क्या होगा? मेरे सामने यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है। भी आपने देखा अगर दो बार बेस को डाल देंगे तो मैं अगर इस मैकेनिज्म को सॉल्व करने जाऊं तो आप देख सकते हैं यहां पे आपके पास डायनाइन क्रिएट हो चुका है, माइनस यहां भी लग चुका है, माइनस यहां भी लग चुका है, और आपके सामने अगला स्टेप क्या दिया है? ये पूरा ब्रोमाइड और OTHP ग्रुप। और आप समझ सकते हैं कि ये जो माइनस है यहीं से अटैक करेगा, और अगर यहां से अटैक कर रहा है तो इसने क्या बोला? इधर इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया इसने। ठीक है, ये वाला कार्बन आप देख सकते हैं यही है, इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, इसको 3 मान ले, तो ये आपका 1 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन, और ये पूरा का पूरा जो माइनस है यही बना है, और इसी ने इस पे अटैक करके Br को बाहर किया, और बाहर करने के बाद ये पूरा का पूरा चेन इसके साथ आकर के जुड़ गया है। समझ गए ना? तो ये कार्बन आयन इस पे अटैक कर रहा है और ये पूरा का पूरा चेन इसके साथ जुड़ गया। तो सी अल्काइलेशन तो हो गई। किस पोजीशन पे? आपके पास लेस एसिडिक कार्बन से हमारा CC बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। लेकिन फिर कहता है कि बहुत सारे स्टेप किए गए यहाँ पे, मतलब कि OTHP एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, एसिडिक कंडीशन डाला होगा तो ये OH में कन्वर्ट हो गया होगा, और ये एस्टर है, COOET ग्रुप लगा हुआ है। तो हम लोग पहले एसिडिक कंडीशन डाल करके इसको डिप्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हाईली एसिडिक कंडीशन डाल करके इसको यहां से बाहर निकाल के क्या कर लेते हैं? ट्रांस एस्टरिफिकेशन कर लेते हैं, है ना? तो ये पूरा का पूरा ग्रुप और यहाँ O लगा है, ये दोनों आपस में आकर के जुड़ करके एक साइक्लिक मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो यहां से COET ग्रुप और यहां से OH ग्रुप दोनों मिले और यहां से क्या कर दिया गया? एक तरीके का एस्टरिफिकेशन कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स बन गया, साइक्लिक एस्टर बन गया। उसके बाद देखो यहाँ 2 इक्विवेलेंट ऑफ LDA डाला गया है। दो बार बेस डालने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपके पास सबसे बड़ा एसिडिक प्रोटॉन तो ये है, दूसरा एसिडिक प्रोटॉन तो ये है, लेकिन अगर आपने दो बार प्रोटॉन यहाँ पे डाला है तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये माइनस और यहाँ भी माइनस चार्ज आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? और बताओ ये माइनस और इस माइनस में पहला फोकस किसके ऊपर होगा अटैक करने का? इस माइनस पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक पीएच और सेलेनियम ब्रोमाइड दिया हुआ है, तो जैसे PH2 बेंजाइल ब्रोमाइड होता है वैसे यहाँ पे CH कार्बन की जगह सेलेनियम उसका एटम को चेंज करके सेलेनियम दे दिया गया। तो ये O माइनस इस सेलेनियम पे अटैक करके Br को बाहर कर देगा और सेलेनियम पीएच यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ भी अल्काइलेशन की जगह समझिए तो सेलेनियम यहाँ पे जाके जुड़ गया। उसके बाद ये H2O2 और DCM डाल देते हैं। H2O2 जो H2O2 है वो हमारा पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन यानी इसको ऑक्सीडेशन करने का काम करता है। आपको पता होगा कि ये जो केमिकल है ये जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ O पे माइनस और पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, H2O2 के प्रेजेंस में। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है इसके साथ मिलके क्या कर देंगे? वो पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन, और यहाँ से ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारे पास नहीं, इसके अल्फा यहाँ पे है और बीटा यहाँ पे, सॉरी ये वाला O पे माइनस चार्ज पॉजिटिव बना है, और यहाँ का जो प्रोटॉन है इसी को हम लोग अल्फा बीटा आप कह सकते हो पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन के नाम से इसको जाना जाता है। कि जब भी सेलेनियम हो, सल्फर हो, H2O2 NiO4 दिया हुआ तो आप उसको ऑक्साइड बनाइए और एलिमिनेट कर दीजिए, और एलिमिनेट करके यहाँ पे क्या क्रिएट कर दीजिए? अल्कीन बना के छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अल्कीन बन चुका होगा, ये हमारा मॉलिक्यूल पूरी तरीके से तैयार है। इसमें आपको डबल अल्काइलेशन का यूज करना पड़ा पहली बार और यहाँ पे दूसरी बार। इज इट ओके? इसमें छोटे छोटे कई सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को बना करके दिए गए थे। आई होप 1.18 भी आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं क्या? हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। 1.19 ये कहता है कि देखो जो आपने ब्यूटाइल लिथियम को डाला है ना, NO2 है,
तो ये कहता है कि देखो जो ब्यूटाइल लिथियम कह रहा है कि जो NO2 है ना उसके अल्फा पोजीशन भी तो एसिडिक होते हैं। तो ब्यूटाइल लिथियम आता है, ये बेस है, इस H को खत्म कर यूज करते हैं, H को बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने के बाद यहाँ पे क्या क्रिएट कर देते हैं NO2 माइनस। तो NO2 का मतलब क्या होगा, N डबल बॉन्ड O है, O पे माइनस और प्लस है, ये माइनस चार्ज है और ये माइनस चार्ज हमारा रेजोनेंस कर रहा है। और रेजोनेंस करने के बाद यहाँ पे N डबल बॉन्ड और O पे माइनस, यहाँ भी O पे माइनस चार्ज ही क्रिएट है, प्लस प्लस बना ही रहेगा। पर दो इक्विवेलेंट का मतलब हुआ कि आप ना एक बार, और ये जो विनाइलिक प्रोटॉन है अब ये भी एसिडिक हो चुका है, तो आप इसको भी यहां से बाहर निकाल सकते हैं। तो दूसरी बार ये कहता है कि दूसरा इक्विवेलेंट ना भी का ये इस H को बाहर निकाल देगा, और अगर H को बाहर निकाल देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे लिथियम लगा दीजिए, बिकॉज कार्बन आयन क्रिएट हो गया है। इसलिए ये कहता है कि ये स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं पॉजिटिव। जरा गौर से देखिए, यही वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों, है ना। और अब यहाँ पे कहता है कि तुम ना बेंजाइल ब्रोमाइड डाल करके यहाँ पे हाइड्रोलाइज कर दो। तो बेंजाइल ब्रोमाइड जब हम लोग डालेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे तो हमारा माइनस चार्ज तो बना ही हुआ है, इस माइनस को हम ऑलरेडी क्या करेंगे, बेंजाइल ब्रोमाइड पे अटैक करके Br को बाहर कर देंगे। और हमने यहाँ पे अगर इसको बाहर कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास CH2PH लगा हुआ है, यहाँ N है, यहाँ O पे माइनस और यहाँ पे प्लस है। और अगर आप इसको एसिडिक कंडीशन को डाल देते हैं तो ये एसिडिक कंडीशन में वापस से चाहे कर ये समझिए तो NO2 ग्रुप प्रोटोनेट कर देगा ना इसको, तो ये हमारा वापस से NO2 में बदल जाएगा और CH2PH ग्रुप लग चुका होगा। यानी ये रिएक्शन एक अल्काइलेशन रिएक्शन हुई है, पर किसकी, नाइट्रो अल्केन्स की। क्लियर है बच्चों, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाए क्या, यस सर। 1.12 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमें ये बताया गया है कि देखो हम ना लिथियम की जगह अगर मैग्नीशियम को इंसर्ट करते, टेम्परेचर हाई रखें, तो हमारा जो हाइड्रोजन है एक ऐसा कीटोन जो अनसिमेट्रिकल है, ये कीटोन हाइड्रोजन यहां भी है और हाइड्रोजन यहां भी है। तो ये दो एग्जाम्पल आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि देख भाई, अगर आप यहां पे नाइट्रोजन के साथ आइसोप्रोपाइल ले रहे हो, मैग्नीशियम ले रहे हो, और यहां टेम्परेचर मेंशन नहीं है, मतलब आप 0 डिग्री से ऊपर की बात कर रहे हो, पर यहां एलडीए यूज किया गया है जिसमें आपके पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा के लिथियम लगा के दिया गया, पर टेम्परेचर -78 दिया है। तो दो कंडीशन है, आप कौन से H को बाहर निकालोगे, तो जब आपका टेम्परेचर माइनस में रहेगा तो आप इसी पे अटैक करोगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बनाओगे। और जो इनोलेट बनता है, जो हमारा यहाँ पे इनोलेट बन रहा है, ये वाला तो आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे हमारा इनोलेट क्रिएट होगा और ये जो इनोलेट बनेगा इसके सामने आप TMS क्लोराइड को रख रहे हो, यानी ट्राई मिथाइल सिलेन को रख रहे हो, यहाँ पे SiCl है, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये माइनस इस सिलिकॉन पे अटैक करके Cl को बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि आप उस तरफ अटैक करोगे जो लेस स्टेबल इनोलेट बनेगा, जैसे ये डबल बॉन्ड और इधर की तरफ डबल, तो यहाँ पे आप उस तरफ से अटैक कराओगे जिधर से H को जब बाहर निकाला जाए तो कार्बन आयन कहां बनेगा, स्टेबल। देखो ये कार्बन आयन यहाँ क्रिएट होगी और ये कार्बन आयन स्टेबल कार्बन आयन होती है, पर अगर यहाँ पे स्टेबल कार्बन आयन बन रही है पर ये रेजोनेंस करने पे लेस स्टेबल इनोलेट बना रही है, पर यही आपका 99% है। यानी अगर आप लो टेम्परेचर को रखते हो तो आप उस कार्बन आयन को फॉर्म करते हो जो जल्दी बनता है, और वो लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बनाता है, लेस स्टेबल इनोलेट बनाता है। तो हमेशा एलडीए का इस्तेमाल अगर -78 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो आप उसको लेस सब्स्टिट्यूटेड इनोलेट बनाने में यूज करोगे और टीएमएस बना दो। लेकिन अगर आपने यहाँ मैग्नीशियम ब्रोमाइड यूज किया है, जो ये सवाल कह रहा है कि भाई देखो यहाँ पे अगर आपने बेसिक कंडीशन और ट्राइमिथाइल क्लोराइड को डाला है, NAD3 को डाला है, तो आप इधर से H को निकालो जो क्या है मोर हिंडर्ड भी है, पर कोई नहीं, इसने कहा कि यहाँ पे कार्बन आयन आपको इधर बनाना है, और ये कार्बन आयन आपका ऑफकोर्स देखा जाए तो माइनस चार्ज उसके पास बना हुआ है जहां पे मिथाइल लगा हुआ है, इसका मतलब थोड़ी सी स्टेबिलिटी यहाँ कम जरूर है, पर ये जब रेजोनेंस करेंगे तो इससे हमारा मोर स्टेबल इनोलेट क्रिएट होगा, और यहाँ TMS क्लोराइड के साथ आप इसको OTMS में बदल सकते हैं। तो इससे आपको दो चीजों को पता चलेगा, इसको ध्यान में रखना होगा कि भाई साहब टेम्परेचर -78 है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड, अगर नहीं है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड बना दीजिए। और अब ये जो इनोलेट सिलाइल, मतलब कह सकते हैं कि O के साथ अगर सिलिकॉन ग्रुप जुड़ गया है तो ये हमारे लिए एक तरीके का रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल बन चुका होता है। पर वापस से कहता है कि देखो OTMS जो बना है, इस एग्जांपल में कहा जा रहा है कि जब तुम OTMS बना देते हो लेकिन आप तुम चाहते हो कि उसको वापस से OLi बना दिया जाए, इसके लिए आप यहाँ पे मिथाइल लिथियम को डाल देते हो, और ये मिथाइल लिथियम क्या करता है पता है, ये CH3Li है,
यानी कार्बन पे माइनस है, तो ये जो O और सिलिकॉन का जो बॉन्ड है ये इसको तोड़ने का काम करता है। SiMe3 है और यहां पे हमारे पास CH3 माइनस जो यहां मेंशन किया हुआ है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद यहां पे हमारे पास O पे क्या लगा देता है, लिथियम। अब ये OLi बॉन्ड बन गया है और अब आप यहाँ पे बेंजाइल ब्रोमाइड को डालोगे तो बेंजाइल ब्रोमाइड का अटैक कहां पे होगा, ऑफ कोर्स जहां पे हमारा इनोलेट बना हुआ है ना, तो O पे माइनस वापस लौटेगा और इस कार्बन से यहाँ पे लिथियम, यहाँ पे इसको दूर बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे आपके पास मिथाइल लगा हुआ है और अटैक तो इसी से होगा ना, और यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा और ये यहाँ पे हमारे पास कार्बन पे बेंजाइल ब्रोमाइड का अटैचमेंट हो जाएगा जो 84% लिखा हुआ, जो सही भी है। इसका मतलब ये तीन बातें हमें ध्यान में रखनी है कि भैया लिथियम इनोलेट अगर हम लोग OTMS ऑलरेडी दिया हुआ है तो मिथाइल लिथियम को डाल करके इसको OLi में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराने के लिए भेज दीजिए। तो ये 20वां एग्जाम्पल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी सर, ये कहता है 1.21 एग्जाम्पल जो कह रहा है कि देखो यहां पे अगर आप टाइटेनियम क्लोराइड और देखो ये C6H9Cl है, C6H9Cl, C6 है क्या, 1 2 3, नहीं एक मिनट रुकिए, मैं किताब में एक बार इसको देख लेता हूं, इसने यहाँ पे कौन सी बातें कही है, C4 है, सॉरी यस, तो ये कहना चाह रहा हूं C4 है, ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है इसमें C4 करिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ये C4 C4। अब देखो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो मेनली C4H9Cl है, C4 का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन दी गई है हम इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बातें हो रही है, ये कह रहा है C4H9Cl यानी एक कार्बन है और इसमें मिथाइल, ये एक तरीके का टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है और टाइटेनियम क्लोराइड अगर आप यहां यूज कर रहे हो, ये टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड और टाइटेनियम क्लोराइड अगर यूज कर रहे हो तो ये टाइटेनियम क्लोराइड इस क्लोरीन के साथ जुड़ करके यहाँ पे इसको बाहर निकाल देता है और इसे एक कार्ब कटायन में कन्वर्ट कर देता है, तो यानी ये TiCl5 माइनस बन जाता है और ये कार्बोकटाइन बना देता है। मेनली जो हमारे इनोलेट्स वगैरह होते हैं ये ना 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे SN2 रिएक्शन करना पसंद नहीं करते, बिकॉज ये इनोलेट आयन अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पे अटैक करने में ये दिक्कत महसूस करते हैं, बिकॉज ये 3 डिग्री कार्बन है और आपको पता है 3 डिग्री कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल जल्दी तर नहीं होती, वो SN2 के रास्ते से नहीं होती है। इसलिए यहां पे इसने कहा कि टाइटेनियम क्लोराइड को हम डाल रहे हैं और ये टाइटेनियम क्लोराइड Cl को लेकर के इसे कार्ब कटायन में बदल दे रहा है, बिकॉज ये कार्ब कटायन बनाने का काम कर रहा है। और अब यहां जो हमारे पास इनोल है, इस इनोल को हम यूज कर सकते हैं, SiMe3 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास समझिए तो ये एक तरीके का SN1 रिएक्शन होगा क्योंकि ऑलरेडी कार्बोकटायन यहाँ बन चुका होगा और ये हमारे पास बॉन्ड शिफ्ट होकर इसके ऊपर अटैक कर जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इसने कहा कि मिथाइल पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है और उसके जस्ट बगल में एक और ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे इसने कहा कि देखो यहाँ पे ये भी कार्बन अगर देखा जाए तो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्वाटरनरी कार्बन यहाँ पे बन चुके हैं, तो इसलिए इसने स्ट्रक्चर तो बना दिया पर ये रास्ता किस रास्ते से थ्रू गया है बताओ जरा, ये रास्ता किसके थ्रू गया है, एक SN1 रिएक्शन के थ्रू। बाकी जो भी रिएक्शन होते हैं ना दोस्तों ये SN2 रिएक्शन होते हैं, ये SN2 रिएक्शन होते हैं, इसलिए हम लोग ज्यादातर SN2 को फेवर करते हैं। लेकिन अगर आपको 3 डिग्री को अटैच करना है तो SN2 नहीं, किस रास्ते से जाना पड़ेगा, SN1 सब्स्टिट्यूशन के रास्ते से आपको जाना पड़ेगा। तो ये कहानी 1.21 की है जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे बढ़े क्या, हाँ सर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं 1.12। ये 1.12 क्या कहता है, ये कहता है देखो आपने LDA डाला, THF डाला, तो LDA डाला तो इसके बगल वाले प्रोटॉन यहां मौजूद है, कीटोन के बगल में प्रोटॉन है, तो LDA डालते ही ये क्या करेगा, इसे इनोलेट में तब्दील कर देगा, O माइनस बना देगा, OLi बना देगा। उसके बाद TMS क्लोराइड डाला गया है और TMS क्लोराइड को अगर आप यहां डालोगे यानी SiCl को यहां पे डाल रहे हो Me3 के साथ, तो ये O पे अटैक करके Cl को बाहर निकाला और यहाँ पे OTMS बना दिया, तो सिंपल इसने बगल वाले प्रोटॉन को बाहर निकाला और ये बॉन्ड बना दिया। उसके बाद बताओ ये जो ग्रुप है ये O माइनस वापस लौट रहा है और सिंपली ये इस क्लोरीन पे अटैक करके इसको बाहर कर दे रहा है। इसका मतलब ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को अगर आप देखें तो ये जो कार्बन है ये वाला कार्बन है ना, ये डबल बॉन्ड और ये ग्रुप लगा है और यहाँ पे हमारा जो अटैक है वो इस कार्बन से और इस कार्बन के बीच अटैचमेंट हो चुकी है। तो आपने
इनोलेट बनाया और इस इनोलेट का रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बन गया। तो ये सिंपल एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, आप इसको अंजाम दे सकते हैं। 1.22 कहता है कि आप इनोलेट बनाइए, फिर सिलाइल इनोल बना लीजिए, उसके बाद रिएक्शन करा के आगे बढ़ जाइए। फिर 1.23 कहता है कि देखो ऑलरेडी आपके पास ऑक्सीजन के साथ टीएमएस ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये कहता है कि आप यहाँ CH2Cl और यहाँ SPH ले सकते हैं, और अब जिंक ब्रोमाइड का मतलब होता है कि आप इसको एक्टिवेट कर दे अल्काइलेशन करने के लिए, तो ये वापस लौटेगा और यहां से Cl को बाहर कर देता है, जिससे यहाँ CH2SPH ग्रुप जाके अटैच हो जाती है। सिंपल यहाँ अल्काइलेशन हो गया, पर इसका मेन मकसद था कि सल्फर को लाना मॉलिक्यूल के अंदर और NiO4 डाल देना। NiO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सल्फर को क्या बना देगा, सल्फर को बना देगा सल्फोक्साइड। और अगर ये सल्फोक्साइड बन गया और थोड़ा सा आपने इसको हीट कर दिया CCl4 यानी DCM में डाल करके, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना, यस, तो ये हमारे पास क्या होगा, 80 डिग्री सेल्सियस डालने पे ये बगल वाले H के साथ क्या करेगा, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। सॉरी यहां से नहीं, इसको मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूं कि भाई यहाँ नहीं, ये वाले H पे जाइए और यहाँ से अल्फा और यहाँ से बीटा, यानी इन दोनों को यहाँ से बाहर कर दीजिए और यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कहता है कि आपने अल्काइलेशन करना है, सल्फर को लेके आना है और फिर उसका रिमूवल करते हुए एलिमिनेशन कर देना है। तो नया कार्बन बॉन्ड को जोड़ दो, उसके बाद अल्कीन बना के यहाँ पे यूज कर लो। ठीक है, तो ये सब मैकेनिज्म हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 1.24 हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि देखो हमारे पास यहाँ पे E और Z इनोलेट की बातचीत होती है। E और Z इनोलेट मतलब कि देखो यहां पे हमारा जो प्रोटॉन है जब ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, तो जब ये इनोलेट बनाएगा तो यहां पे इनोलेट दो तरीके से बनेंगे, O पे माइनस है, और अगर O पे माइनस चार्ज क्रिएट हुआ और तुम्हारे पास TMS क्लोराइड है तो ये OTMS बन जाएगा, और OTMS बनने के बाद यहां पे OAT है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास ये मिथाइल लगा हुआ है तो ये मिथाइल किधर की तरफ रहेगा, क्या ये मिथाइल OTMS की तरफ रहेगा, जिसको आप Z इनोलेट कहोगे, ये Z इनोलेट होगा। यानी OTMS और अल्काइल चेन अगर एक तरफ हुई तो इसको Z कहेंगे, और या OTMS और ये जो आपका कार्बन चेन है अगर ये नीचे की तरफ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, Z इनोलेट, सॉरी E इनोलेट, Z तो हो चुका है, E इनोलेट। तो ये कहता है कि देखो E एंड Z दो तरीके के इनोलेट बनेंगे, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तुमने LDA को एक को सॉल्वेंट HMPA के साथ लिया है तो ये को सॉल्वेंट इसे Z इनोलेट बनाने में मदद करता है, और अगर आपने HMPA नहीं लिया है, नॉर्मल TiCl को डाल दिया है, TMS क्लोराइड को डाल दिया है, तो आपको E इनोलेट 85% मिल रहा है। तो बस आपको इस बात का ख्याल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से पाया गया है कि भाई HMPA यूज करोगे तो Z इनोलेट मिलेगा, यानी OTMS और कार्बन चेन दोनों एक तरफ मिलेंगे, और अगर आपने OTMS यानी आपने अगर को सॉल्वेंट का यूज नहीं किया है तो आपके सामने HMPA और मतलब को सॉल्वेंट अगर नहीं है तो आपका जो इनोलेट बनेगा वो क्या बनेगा, E इनोलेट यहाँ पे फॉर्म होगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए दोस्तों? तो ये क्लैरिटी हमारे सामने होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसे 1.25 कहता है कि देखो इनोलेट बनाने के लिए आप ना सिलिकॉन हाइड्राइड का भी यूज कर सकते हो, पर इसके साथ ना कुछ कैटलिस्ट चाहिए, जैसे ये विल्किंसन कैटलिस्ट है। तो सिलिकॉन हाइड्राइड कहता है कि हम ना यहाँ पे इस तरीके से अटैक कर सकती हैं, हम यहाँ माइकल एडिशन कर सकती हैं। हाइड्राइड सिलिकॉन और H में H पे माइनस चार्ज होता है, तो ये हाइड्राइड बनके इसके ऊपर अटैक कर सकता है, और अटैक करने के बाद हमारे सामने एक स्ट्रक्चर बना सकता है, और ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पे था, अब ये बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन आ चुका है और डबल बॉन्ड शिफ्ट हो चुका है, और O पे माइनस चार्ज, और वो सिलिकॉन के साथ जाकर के SiEt3 बना सकता है। वही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना करके दिया हुआ है कि आप यहाँ पे जैसे TMS क्लोराइड OTMS बनाते थे, LDA वगैरह डाल करके आप OTMS बॉन्ड बनाते थे, हम यहाँ SiH का इस्तेमाल करके भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो इसने कहा है कि भैया इसको ध्यान रखिएगा, कभी आके सिलिकॉन हाइड्राइड का भी यूज करेंगे तो ये काम हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब यहाँ पे आपके सामने 1.2x कहता है कि चलो अब यहाँ पे आपके पास इस तरीके का मॉलिक्यूल दिया हुआ है और प्रोडक्ट दो तरीके से बना करके मेंशन किया गया है। अब इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से समझिए। देखो टर्ड बिट ऑफ साइड है, ये हमारा इनोलेट बनाएगा, पर देखो यहाँ H और यहाँ साइक्लोहेक्साइल है, तो ये साफ मना कर देगा, बोलेगा हम इधर की तरफ से ही अटैक करेंगे, इधर की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि ज्यादा है।
तो सबसे पहले हम इनोलेट किधर बनाएंगे, इधर की तरफ। और अगर हमने इनोलेट यहां बना दिया तो इस बात को सब लोग ध्यान से समझिएगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन ही लगा हुआ है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे O पे माइनस बना हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास ये बात को समझना है कि यहाँ तो p ऑर्बिटल्स मौजूद है। तो अब हमारे पास C4H9 आयोडाइड है। तो ये कहता है कि इस बात को सब लोग ध्यान से समझना कि आपके पास दो तरीके से अटैक हो सकते हैं। एक अटैक होता है एक्सियल और एक अटैक होता है इक्वेटोरियल। तो अगर आपके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, तो एक्सियल अटैक जो होता है वो प्रिफर किया जाता है। एक्सियल अटैक जो होगा वो प्रिफर होता है, एक्सियल अटैक प्रिफर करते हैं। अगर यहां पे कोई मिथाइल लगा होता तो फिर ये नीचे की तरफ से क्या, तो एक्सियल इक्वेटोरियल, क्योंकि p ऑर्बिटल का जो लोब है वो एक्सियल इंटरेक्शन के साथ इसके साथ बहुत बढ़िया से इंटरेक्शन कर रहा है, इसलिए ये कहता है कि भैया एक्सियल अटैक करो। और अगर एक्सियल अटैक करोगे तो हमारा रिएक्शन कैसे होगा जरा बताओ। ये कहता है कि ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड ये O पे माइनस वापस लौटेगा, अटैक हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ अबव द प्लेन क्या बना होगा, C4H9। इसलिए इसने कहा कि देखो जो जंक्शन पे हमारा स्टीरियो बनेगा वो अबव द प्लेन बनेगा, बिकॉज एक्सियल अटैक को हम लोग फेवर करते हैं। लेकिन यहां पे ये कहता है कि देखो अगर तुम दो इक्विवेलेंट ऑफ लिथियम डाल दोगे ना एक इनोन सिस्टम में, जिसको बर्स की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं, और वन इक्विवेलेंट ऑफ टर्बिटोनॉल डाला गया है, चलो ठीक है। तो जब आपके सामने मेटल्स डाला जाता है इनोन सिस्टम में, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, याद है आपको, ये इसको ना दोनों को तोड़ते हैं और एक रेडिकल अनायन पेयर बनाते हैं। पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, रेडिकल अनायन पेयर बनाएंगे, और यही रेडिकल अनायन पेयर में ये जो रेडिकल है, दो इक्विवेलेंट अगर आपने इसको डाल दिया तो रेडिकल अनायन पेयर दूर भागते हैं, O पे माइनस लगा देते हैं। यहां पे अगर आप इसको समझ पा रहे हैं तो रेडिकल अनायन पेयर बनते हैं। कैसे बनते हैं रेडिकल अनायन पेयर, ये जो डबल बॉन्ड O है, आप सोडियम मेटल को यहां पे अगर डालोगे तो सोडियम इलेक्ट्रॉन भेजने के लिए जाएगा। तो मान के चलिए ये डबल बॉन्ड तोड़ रहा है, तो इसने इस तरीके से इसको मान के चलो होम इस तरीके से तोड़ा कि ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो O पे चार्ज क्या डेवलप होने लगेगा, माइनस, और कार्बन पे क्या डेवलप होने लगेगा, प्लस। प्लस डेवलप हुआ, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन देके इसको न्यूट्रल कर देगा और रेडिकल क्रिएट कर देगा। मेरी बात समझ में आई आपको। अब यही रेडिकल बगल में डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या करेगा, रेजोनेंस। तो आप इसको रेजोनेंस करा सकते हैं, और अगर रेजोनेंस कराओगे तो यहाँ O पे माइनस डबल बॉन्ड और यहाँ रेडिकल क्रिएट हो चुका है। इसने कहा कि तुमने दो इक्विवेलेंट डाल दिया, मैंने कहा ठीक है, दो इक्विवेलेंट डालने से क्या होगा, इस रेडिकल को दोबारा से हम माइनस क्रिएट कर सकते हैं, बोलो दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे आपका एक बार फिर से माइनस चार्ज क्रिएट हो गया, लेकिन इसने एक प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हुआ है, इसलिए कहता है कि जब प्रोटिक सॉल्वेंट डालोगे तो ये माइनस तुरंत, क्योंकि O का माइनस और C पे माइनस, लेस स्टेबल कौन है, C पे माइनस, तो ये तुरंत क्या करेगा, प्रोटिक सॉल्वेंट जो भी होगा उससे प्रोटॉन लेकर के अपने आप को क्या कर देगा, H में तब्दील कर देगा। तो यहाँ पे हमारा इनोलेट बनके तैयार हो गया है ना। तो अब बताओ अगर ये इनोलेट बन गया तो इसको इनोलेट बनाने का तरीका अलग है, वहां इनोलेट बनाने का तरीका बेस से था, यहाँ इनोलेट बनाने का तरीका आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से है। और ये भी कहता है कि देखो अगर आपने इनोलेट बना दिया तो बताओ, इनोलेट तो यहां से बना है ना, O पे माइनस चार्ज लगा हुआ है कि नहीं, और यहां भी जो अटैक होगा, कौन सा अटैक होगा, एक्सियल अटैक। आपने किसको भेजा है, C4H9 को भेजा है ना रिएक्शन करने के लिए। तो ये कहता है कि अगर आप ये भी बना रहे हो कोई फायदा नहीं है, इनोलेट जो बन रहा है जब ये अटैक करेगा तो अटैक कौन सा होगा, एक्सियल अटैक को फेवर किया जाएगा, यानी अबव द प्लेन ग्रुप ही जाकर के यहाँ पे जुड़ेगा। ये जो ग्रुप लगा हुआ है अगर आप इसको स्ट्रक्चर की तरफ लेकर के जाएं तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे इथाइल ग्रुप कहाँ लगा होगा, ऊपर की तरफ, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, अबव द प्लेन। यहाँ भी अगर आप इसको बना रहे हैं तो आपका जो चारों कार्बन का चेन है वो अबव द प्लेन ही बना हुआ है। इसलिए ये कहता है कि आप इस तरीके से रिएक्शन करा सकते हो। तो इनोलेट आप कैसे भी बनाओ, रिएक्शन आप इस तरीके से अंजाम दे सकते हो। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े क्या, हाँ जी सर। 1.127 ये कहता है कि मेरे को ना यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट दिया है, सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आप ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट का यूज करिए ना। इसने कहा कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट यानी कॉपर के साथ ब्यूटाइल ग्रुप डाल के दिया हुआ है, तो ये बेसिकली एक माइकल एडिशन के लिए तैयार, अटैक करेगा, बॉन्ड को खोलेगा और यहाँ पे हमारा इनोलेट आयन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और आपने अगर इसको पहला अटैक कराया है तो आप कैसे भी अटैक करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड है और ये वापस लौट रहा है, अटैक कर रहा है, बॉन्ड को बाहर कर दे रहा है, और बाहर करने के बाद यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये दोनों जो ग्रुप लगे होंगे ये आपस में ट्रांस होंगे, है ना। बस यही कहना चाह रहा है ये, और कुछ नहीं कहना चाह रहा है कि भाई देखो आप यहाँ अल्काइलेशन कराओ पर दोनों ट्रांसफॉर्म में रहने चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस कई बार नेट में आए हुए हैं, अगर आपने पेपर दिया होगा तो इस टाइप के बहुत बार
ये हमारा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। हमने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला देखो 1.28 भी सिंपल बात कहता है कि बोलता देख तुमने मिथाइल ऑर्गेनो कॉपर डाला है, एमी माइनस डाला है, मैंने इस पे माइकल एडिशन कर दिया। माइकल एडिशन करने के बाद ये हमारे पास जो इनोलेट है वो यहाँ पे बन गया, और इनोलेट बनने के बाद मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लग गया है, और यहाँ पे हमारे पास PHSeBr लगा हुआ है। अगर यहाँ पे PHSeBr अगर आपको देके दिया हुआ है तो ये जो O पे माइनस चार्ज है ये आएगा और सेलेनियम ब्रोमाइड पे अटैक करेगा, और ब्रोमाइड पे अटैक करने के बाद ये पीएच ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे हमारे पास Me ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ SePH ग्रुप लग के तैयार हो गया है कि नहीं। और आप बताइए यहाँ पे हम लोग H2O2 को डाल देते हैं, और H2O2 का काम क्या है आपको पता होगा अभी, इसका ऑक्साइड बना देना, और ऑक्साइड बनाने के बाद बगल में प्रोटॉन है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन करा के अल्कीन फॉर्म कर, इसका मतलब ये रिएक्शन माइकल एडिशन हुई, एंड देन आफ्टर आपका सेलेनियम के साथ सेलेनियम बॉन्ड बना, ऑक्सीडेशन हुआ, एंड देन आफ्टर एलिमिनेशन। ठीक है, 1.28 आपके सामने सिंपल बात कहता है। 1.29 ये एग्जांपल आपसे कहता है कि देखो अगर आपके सामने इस तरीके का कंडीशन हो कि अल्फा डैश और गामा दोनों पे एसिडिक प्रोटॉन लगे हुए हो, क्लियर है, तो अगर हम बेसिक कंडीशन को डाल रहे हैं तो आप किस किस तरीके से प्रोटोनेशन कर सकते हैं। इसने कहा कि नॉर्मली अगर आप बेस को डालते हो और ये गामा पोजीशन पे अटैक होता है, तो गामा पोजीशन पे जब अटैक होगा तो माइनस गामा पे बनेगा, और यही माइनस चार्ज रेजोनेंस करता हुआ अगर आगे बढ़ गया तो डबल वन यहां बन गया है कि नहीं। और अल्काइलेशन की अगर बारी आएगी तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर अल्काइलेशन हुई तो गामा से भले डिप्रोटोनेशन हुआ हो पर अल्काइलेशन कहां से होगा, अल्फा पोजीशन से। बस वही बात ये कहना चाह रहा है कि अगर अल्फा बीटा गामा गामा पे डिप्रोटोनेशन किया गया है, बेस ने उस गामा प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट किया है, तो फिर अल्काइलेशन जो है वो सी पे ही होगी। और ये कहना चाह रहा है कि अगर तुमने वापस से इसमें बेसिक कंडीशन डाला तो वापस से अब यहाँ पे प्रोटोन आ चुका है, ये आपका इनोलेट बन जाएगा। पर दो बातें होंगी, अगर तुमने यहाँ पे अल्काइल हलाइड एक्सेस में डाला है तो एक्सेस में डालोगे तो ये वापस से हमारा इनोलेट ये बना देगा, वापस से यहाँ पे अल्काइलेशन हो जाएंगी। अगर एक्सेस में अल्काइल हलाइड को आपने डाला है तो वापस से यहाँ पे हमारा अल्काइलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक्सेस में नहीं डाला है पर आपने इसको प्रोटोनेट करने की चाहत रखी है तो ये प्रोटोनेशन कहां पे होगा, ये कहता है कि देखो ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अगर एक्सेस यहां पे आपका मान लो R-X मौजूद था तो फिर से इनोलेट अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद क्या करेगा, यहां पे R को बाहर निकालेगा, प्रोडक्ट ये बना के दे देगा, 2 R लग गए इसके ऊपर, है कि नहीं। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं डाला है, केवल बेसिक कंडीशन में थोड़ा सा प्रोटोनेशन कर दिया है, तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगी और ये वापस से क्या कर देगा, एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जाके H जाके जुड़ जाएगा, यानी ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बना देगा। तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो अब वापस से, अगर ये में आपने बेसिक कंडीशन थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन को डाल दिया तो ये आपका तुरंत क्या करेगा, एक तरीके का अल्फा बीटा की जगह ये जो स्ट्रक्चर है अल्फा बीटा ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए बात। तो ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन करके प्रोटॉन यहां पे ले आएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक नॉर्मल अल्फा बीटा कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा एक्सेस डालोगे, अगर कुछ नहीं डालोगे तो प्रोडक्ट यहीं पे बन के छूट जाएगा। लेकिन वापस से अगर बेस डाल दिए और अल्काइलेशन के बारे में सोचा तो अल्काइलेशन तो भैया इसी पोजीशन पे होगी। लेकिन अगर तुमने एसिडिक कंडीशन को चुन लिया है, थोड़ा बेस डाल दिया, और बेस क्या करता है, इक्विलिब्रियम में ले आता है इनोलेट आयन को, तो वो इसको टोटोमराइज करके क्या कर देगा, वापस से अल्फा बीटा जो आपके पास ये डबल बॉन्ड था, ये शिफ्ट करके इस जगह पे ट्रांसफर कर देता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों, तो आई होप इस सेशन में मैंने 29, अच्छा एक सवाल और है 1.30, आइए 1.30 को भी हम लोग इसको देख लेते हैं। 1.30 में कहता है कि देखो ये हमारे पास जैसे कीटोन होता था वैसे यहाँ इमीन बना हुआ है, दिस इज अ इमीन, और इस इमीन में अगर आप एलडीए को डाल रहे हैं तो इस एलडीए ने मान के चलो यहां से एच को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये अल्फा बीटा और ये गामा, इसलिए इसने कहा कि हमने एलडीए को यहां पे भेज दिया और एलडीए ने इसको एब्स्ट्रैक्ट करके आपके सामने जैसे माइनस चार्ज क्रिएट किया होगा, ये माइनस चार्ज बना होगा और ये माइनस चार्ज रेजोनेंस करता हुआ आगे की ओर बढ़ गया और डबल बॉन्ड यहाँ पे और डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गए। लेकिन जब मिथाइलेशन की गई तो आपको पता होना चाहिए मिथाइलेशन जब होगा तो ये वापस एन पे माइनस आएगा और मिथाइलेशन तो इसी कार्बन से होगा। लेकिन जो डबल बॉन्ड है
ये यहां रह गया, लेकिन तुमने यहां बोला एसिडिक कंडीशन थोड़ा सा अगर डाल देते हैं तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किस जगह पे, अल्फा बीटा, ये टोटल से आइसोमराइज हो जाएंगे मोर कॉन्जुगेटेड इनोन सिस्टम में। क्लियर है? तो ये कहानी है एक इमीन की। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने आज आपको 1.30 से 1.1 से 1.30 30 एग्जाम्पल कराया है। थोड़ा समय लगता है दोस्तों, और इस कंटेंट को रेडी करने में काफी समय लगता है। अभी तो धीरे धीरे हम लोग इस कैरेक्टर की किताब में डिटेल में जाएंगे, आगे आगे और भी चैप्टर आएंगी जिसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें होंगी जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेहनत काफी लग रही है, तो साथ में जुड़िएगा, सेशन को शेयर करिएगा, और जितना से ज्यादा आप लोगों को जोड़ सकते हैं उतना जोड़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ऑर्गेनिक में कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है एप्लीकेशन का, डाउनलोड करिएगा, और यहाँ पे कई सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। और जहां तक कि ये पूरी क्लास की जो पीडीएफ है, ये जो मैंने पीडीएफ आपके सामने बनाया है, इसको मैं डीवीए ध्रुव वेद एकेडमी के एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा। तो ये क्लास पीडीएफ भी आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू सो मच।